हम्म। हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रहा होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, एक बार फिर हम आपके सामने आ चुके हैं तहलका मचाने के लिए। आज का टॉपिक सचमुच में तहलका मचाने वाला है, ठीक है ना? आज का टॉपिक सचमुच में तहलका मचाने वाला है। आज हम आपको प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में लेंस से संबंधित वो टॉपिक बताएंगे जो यहां भी तहलका मचाएगा और आपके परीक्षा में भी तहलका मचाएगा। ये जो चीज आज हम आपको बताएंगे आपके परीक्षा के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि परीक्षा में आप जब बैठेंगे और जब देखेंगे कि अरे यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, यही चीज पूछ दिया है, तो आपको लगेगा कि अरे भाई प्रिंस सर तो एकदम सही बोलते थे। तो 10वीं क्लास के फिजिक्स का खास बात यही है प्यारे बच्चों कि जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं वो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, ठीक है? तो चलिए आज के इस शानदार क्लास को हम शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे हम नाराज इस बात से हैं कि आप लोग बोले थे कि गुरुजी कल सेलिब्रेशन होगा। अगर कल आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते तो आज सेलिब्रेशन होता प्यारे बच्चों। लेकिन आज आप लोग सेलिब्रेशन नहीं करवा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें तकलीफ दे रहा है। आप लोग हमसे वादा किए थे ना, सभी बच्चे वादा किए थे, लगभग 2000 बच्चे थे और दोनों हजार बच्चे हमसे वादा किए थे कि गुरुजी हम करेंगे, लेकिन आप लोग किए नहीं, ठीक है ना? लेकिन आज फिर से आपको एक मौका देते हैं, जरूर करिएगा। सबसे पहले आप लोग बाबू क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे क्लास को अभी तक शेयर नहीं किए हैं वो सभी बच्चे फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? सभी बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी बच्चे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपना 14 लाख का परिवार एकदम जल्दी हो जाए, ठीक है ना? 14 लाख का अपना ये यूट्यूब परिवार होने वाला है, ठीक है? तो चलिए बाबू फटाफट से आप लोग हमारी क्लास में जुड़ जाइए और आज का क्लास बनाते हैं एकदम गर्मा गर्म, ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी से जुड़िए। और जो बच्चे टॉपर 2.0 बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं वो सभी बच्चे टॉपर 2.0 बैच में एडमिशन भी ले लीजिएगा, ठीक है ना? जो बच्चे टॉपर 2.0 बैच में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो सभी बच्चे ना एडमिशन भी जरूर ले लीजिएगा। फी है कितना? मात्र 999। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। तो गुरुजी 1 महीना के लिए कितना? मात्र 82 रुपया। मात्र 82 रुपया 1 महीना के लिए होता है। तो सोच लीजिए 82 के महीना पर पूरा सब्जेक्ट हम आपको इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, नोट्स के साथ, टेस्ट के साथ, डाउट सेशन के साथ, सब कुछ के साथ। तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? तो आप लोग फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए। कल हम आपको लेंस के बारे में पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद हो तो कल हम आपको बाबू लेंस के बारे में पढ़ाए थे और आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है ना? कल हम आपसे लेंस के बारे में ये बताए थे और आज हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ चित्र बनाते हैं और उस चित्र को देख करके पहचानिएगा कि ये कौन से लेंस का चित्र है, ठीक है ना? आप लोगों को तुरंत कितना देर के अंदर आपको टाइम दिया जाता है? कितना देर? 20 सेकंड। समझ गए ना? आपके पास मात्र 20 सेकंड का टाइम रहेगा और 20 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि भाई जवाब क्या होगा। चलिए चित्र बनाते हैं। एकदम आंखें एकदम गिद्ध के जैसा कर लीजिए, ठीक है ना? आंखें को एकदम निगाहें से टकटकी लगा करके देख लीजिए और जल्दी से कम 2000 बच्चे जुड़ जाइए भाई। 2000 बच्चे तो डेली हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ते ही हैं। 2000 बच्चे तो हमारे अपने पसंदीदे बच्चे हैं जो डेली हमारे साथ जुड़ते हैं। तो क्लास को फटाफट से शेयर करके जुड़ जाइए। देखिए आपके सामने चित्र बन रहा है प्यारे बच्चों, ये और ये। बताइए आप लोग ये कौन सा लेंस है? आप लोगों को बताना है ये कौन सा लेंस है। जल्दी से देखते हैं सबसे पहला जवाब किनका आता है। सबसे पहला जवाब किनका आता है हमें ये देखना है। हाँ 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 हाँ,
देखते हैं सबसे पहला जवाब किनका आता है। समतलोत्तल लेंस। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे इतने सारे बच्चे एक ही बार में जवाब दे दिए, हम तो नाम ही नहीं पढ़ पाए आप लोगों का। अब एक ही बार में इतने सारे बच्चे जवाब देंगे तो हम नाम कैसे पढ़ेंगे बाबू बताओ। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, हम तो नाम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। और लेकिन सभी बच्चे का जवाब सही है, समतलोत्तल लेंस। बिल्कुल इसका जवाब क्या होगा, एक तो है प्यारे बच्चे समतल और दूसरा है उत्तल, तो जवाब हो जाएगा समतलोत्तल। क्या जवाब हो जाएगा, समतलोत्तल। याद हो जाएगा ना, समतलोत्तल। चलिए एक लेंस और हम आपके सामने बनाते हैं, आप लोग जवाब बताइएगा, ठीक है। ये और ये, चलिए आपके सामने प्यारे बच्चे एक प्रकार का लेंस बना दिए हैं। इसका जवाब आप लोग बताइए कि ये कौन सा लेंस है। अगर ये बता दिए तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेंगे तभी ना समझ में आएगा कि कितना आप लोग पढ़े हैं पिछला क्लास में और कितना याद रखे हैं उसमें से। पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन याद कितना करते हो, याद कितना रखते हो, आपका मेमोरी पावर कितना है, ये एक्चुअल में हमें देखना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, आज बहुत कुछ पढ़ाना है, तो जल्द फटाफट से जवाब दीजिए बाबू, ठीक है ना। कौन सा है बाबू, उतला बत्तल। उतला बत्तल, चलिए एकदम लॉक करते हैं, उतला बत्तल। मतलब आप लोगों को ये वाला पता है, ठीक है ना, ये वाला आप लोगों को पता है। चलिए कुछ और सवाल पूछते हैं। सवाल ये है, कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। सवाल ये है प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस का, चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन है कि किस लेंस का, जवाब बताइए। क्वेश्चन है कि किस लेंस का फोकस दूरी, किस लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जल्दी से जवाब दीजिए, किस लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जवाब दीजिए। किस लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। हम जान रहे थे कि सारे बच्चे उत्तल उत्तल पहले से लिखने में लगे हुए हैं, इस चलते हम क्वेश्चन बदल दिए थे, ठीक है ना। आप लोग पहले से उत्तल उत्तल लिख रहे थे, इस चलते हम क्वेश्चन बदल दिए। अब बताइए क्या होगा जवाब, अबतल। हाँ, अब देखिए बच्चों का एकदम जवाब सही है कि गुरुजी इसका जवाब होगा अबतल। और अगर आपसे पूछे कि धनात्मक किसका होता है, तो धनात्मक होता है उत्तल लेंस का, ठीक है ना। अगर दर्पण में भी चले जाइएगा तो उत्तल दर्पण का क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। अच्छा, कल हम आपको बहुत कुछ बताए थे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जैसे लेंस हम बनाते हैं एक, ठीक है, हम प्यारे बच्चे एक लेंस बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए ये लेंस है, अच्छा इसके बीच में ये जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, ये सब चीज बताना बाकी रह गया था, जिसको कि अभी हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, जिसको कि अभी हम कंप्लीट करते हैं। इसके बीच में एक बिंदु होता है, उसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, याद रहेगा ना। इसके बीच में प्यारे बच्चे यहां पर एक बिंदु है जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यहां से होकर के एक रेखा गुजरता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए और कुछ चीजें। अच्छा लेंस में लेंस में फोकस कितने होते हैं, लेंस में फोकस की संख्या 3, 4, 5, 6, कितना फोकस होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। और क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। और बहुत सारे बच्चे तो इतने ज्यादा गरार होते हैं कि लाइक नहीं करते हैं। अरे क्लास में जुड़े हो, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो एकदम, समझ गए ना। किसी भी लेंस में कितने फोकस होते हैं, जवाब दीजिए। 3, 4, 5, 6, कितने होते हैं, ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5, 6, कितने होते हैं बाबू, 2, एकदम सही जवाब है। अगर बच्चे बता रहे हैं कि हाँ गुरुजी 2 होता है, तब तो आपका जवाब एकदम सही है, ठीक है ना। यहां पर मान लिया जाए कि अगर F1 प्यारे बच्चे में यानी पहला फोकस इधर है, तो दूसरा फोकस जो है वो इधर होता है, ठीक है ना, दूसरा फोकस F2 इधर हो जाएगा। समझ में आया, ध्यान रखिएगा। तो मुख्य रूप से आपको इतना ही समझना है। और इसी चीज को ना बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कभी कभी कि फोकस क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है। अगर फोकस दूरी पूछेगा तो यहां से यहां तक का दूरी, ठीक है ना, यहां से यहां तक का दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, याद रहेगा।
ये क्या हो गया बाबू, यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाया, तो ये कहला गया आपका फोकस। ये क्या कहला गया, फोकस कहला गया। अच्छा, लेंस का यहां से लेकर के यहां तक लेंस जितना लंबा है, ठीक है ना, यहां से लेकर के ये जो लेंस है बाबू जितना लंबा है, इसका जितना लंबाई है, तो आपको हम दर्पण का द्वारक समझाए थे, याद होगा, उसी प्रकार से लेंस का भी द्वारक होता है, समझ गए ना। अच्छा, कोई कांच का टुकड़ा लेंस कब बन जाता है, बताइए, लेंस की भांति ये कब काम करना शुरू कर देगा, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। और क्लास आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है हमको, ठीक है ना। चलिए फटाफट से बताइए आप लोग, ध्यान रखिएगा परीक्षा में सवाल एक आता है प्यारे बच्चों कि लेंस होने का शर्त क्या है। तो जो पदार्थ का लेंस बना हुआ है, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक चीज पूछता है प्यारे बच्चों, जब पदार्थ का अपवर्तनांक, जब पदार्थ का अपवर्तनांक, अभी मत पूछिएगा कि गुरुजी अपवर्तनांक क्या होता है, हम सब कुछ पहले बता चुके हैं। तो जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से, ठीक है ना, जब पदार्थ का मतलब ये किस पदार्थ का, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, अपवर्तनांक से ज्यादा हो, तो उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है। तो उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है, उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है। और अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है, ठीक है ना, अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है, याद रहेगा, लेंस के जैसा कार्य करता है। ये है प्यारे बच्चों लेंस होने का शर्त, याद रखिएगा, लेंस होने का शर्त, समझ गए ना, लेंस होने का शर्त, यानी कि पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो लेंस के भांति कार्य करेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए ये चीज ना आप लोगों को हम बड़ा जल्दी में बता देते हैं, क्योंकि इस पर टाइम ज्यादा देना हमारे ख्याल से उचित नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन हम आपको बता दिए। लेंस होने का शर्त क्या है, तो जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो तो लेंस की भांति कार्य करता है, अर्थात उत्तल लेंस के जैसा और अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। बाकी हम आपको सब फोकस ये सब बता ही दिए हैं बाबू, कि लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या हो गया, लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया गोला, ये हो गया गोला, तो इसके केंद्र को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ये सब हम ऑलरेडी दर्पण में भी बताए हैं, तो इस पर ज्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। जब दोनों गोले का आकार बराबर होगी तो दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, तथा गोले का आकार अगर अलग अलग रहने पर वक्रता त्रिज्या अलग अलग, यानी कि गोला दोनों अगर सेम रहेगा तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू, एकदम सेम हो जाएगा। और गोला दोनों का लंबाई चौड़ाई, गोला का आकार अगर बड़ा और छोटा रहेगा तो दोनों का त्रिज्या छोटा बड़ा हो जाएगा। वो तो जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होता है, वो गोले पर निर्भर करता है। अच्छा, प्रधान अक्ष के बारे में आपको पता चल ही गया कि लेंस के वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। आपको तो हम बता ही दिए ना, ये अगर कोई लेंस है तो इस प्रकार से जो रेखा है ये प्रधान अक्ष हो जाएगा, बता दिए हैं। फोकस क्या है प्यारे बच्चों, ये आपको पता है कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही लेंस का फोकस कहते हैं। ये तो हम आपको समझा ही दिए है ना, कि अगर ये कोई लेंस है, ये कोई प्रधान अक्ष है लेंस का, तो प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरेगी, तो उस बिंदु को ही क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया।
समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाशिक केंद्र क्या है, तो याद रखिएगा लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर के प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी ये है प्यारे बच्चे, इसके इधर होता है प्रथम पृष्ठ, इसके इधर द्वितीय पृष्ठ, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसी को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये क्या चीज है? प्रकाशिक केंद्र है। समझ गए ना? ये क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाशिक केंद्र है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ गए ना? ये क्या चीज है? प्रकाशिक केंद्र है। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रकाशिक केंद्र यहां तक समझ में आ गया। और कुछ छूट गया? फोकस दूरी छूट गया। फोकस दूरी क्या है? तो बता ही दिए कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र, जैसे ये लेंस हो गया तो इसका ही प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो प्रकाशिक केंद्र से, और ये मान लिया जाए कि फोकस हो गया, तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको फोकस दूरी कहते हैं। ये सब तो हम आपको लगभग पिछला क्लास में बता दिए थे। मोटा लेंस का फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होता है। लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, इसका फोकस दूरी बदलता है या फोकसांतर बदलता है। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। कहीं का दूरी मापेंगे तो एजे पर से ना मापेंगे जी, सेंटर से ही ना मापेंगे। तो सभी दूरी जो है वो प्रकाशिक केंद्र से ही मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है? तो ध्यान रखिएगा जब प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए। पदार्थ यानी जिस पदार्थ का लेंस बना है उसका अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक जब दोनों बराबर हो जाए तो वो लेंस नहीं रहेगा, कांच के पट्टी के जैसा कार्य करेगा। इसका फोकस जो है वो अनंत हो जाता है। तो फिर ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये यहां तक कुछ बेसिक चीज था जो कि हम आपको पहले से ऑलरेडी बताए हुए थे। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है? जो चीज हम पहले से बताए हुए थे कि फोकस दूरी क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, सारे बच्चे समझ गए ना? एक बार चलिए फिर से लिख देते हैं क्या क्या हम आपको समझाए। लेंस आपको समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों लेंस में होता है क्या क्या चीज? लेंस में होता है पहला चीज, ध्यान रखिएगा, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो जल्दी से एक बार यस सर लिख करके सारे बच्चे भेज दीजिए। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार बता देते हैं। ये जो लेंस हो गया इसके बीच में एक केंद्र होता है, उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद आपको प्यारे बच्चे समझ में आ गया है प्रकाशिक केंद्र के बाद मुख्य अक्ष, ठीक है ना? मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष। ये आपको समझ में आ गया? ये वाला जो रेखा होता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। प्रधान अक्ष के बाद फिर प्यारे बच्चों याद रखिएगा आपको हम क्या बता दिए? आपको बता दिए फोकस। फोकस या इसी को फोकसांतर बोलते हैं, फोकसांतर। तो ये आपको समझ में आ गया। आपको बताया कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें ये अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरेगा उसको फोकस कहते हैं। दो गो फोकस होता है, ध्यान रखिएगा, एक दर्पण के आगे, लेंस के आगे और एक लेंस के पीछे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों फोकस, ये इसके बाद हम आपको बता दिए क्या चीज? इसके बाद हम आपको बता दिए फोकस दूरी। क्या बता दिए? फोकस दूरी। तो ये सभी चीज आपको समझ में आ गया? हाँ या ना बोलिए जल्दी से। सारे बच्चे को तो ये तो समझ में आ गया होगा कि लेंस में प्रकाशिक केंद्र यहाँ क्या होता है, लेंस में प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं, लेंस में फोकस किसको बोलते हैं, लेंस में फोकस दूरी किसको बोलते हैं। ये तो सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए जल्दी से। आ गया ना? सभी बच्चों को समझ में आ गया भाई? हाँ या ना बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा दम लगाइए, क्लास को शेयर करिए। 2000 बच्चे डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, वो 2000 बच्चे भाई कहां गए? 500 बच्चे घट रहे हैं, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है ना? चलिए अब आएगा असली मजा। अब हम लोग कूदते हैं मैदान में प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अब हम लोग मैदान में कूद जाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है। अच्छा ये बताइए
आप लोगों से अगर हम पूछें कि परीक्षा में उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ सर, 5 नंबर वाला में क्वेश्चन और पूछा जाता है जो आप अभी तक नहीं बताए हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई जो हम नहीं बताए हैं? तो ध्यान रखिएगा बाबू, क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। क्या पूछा जाता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग सबसे पहले उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ये अंतर सीखेंगे। और पता है कितना नंबर का आता है? 5 नंबर का। यानी 5 नंबर मतलब 1% नंबर आपका एकदम बढ़ जाएगा। समझ गए ना? 1% नंबर प्यारे बच्चों आपका बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 1% नंबर आपका बढ़ने वाला है। तो सोच लीजिए, अब हम लोगों को उत्तल लेंस के बारे में सब कुछ पता है, अब आप लोगों को अवतल लेंस के बारे में सब कुछ पता है, तो अंतर नहीं लिखा जाएगा। बोलिए, अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में क्या क्या चीज सेम नहीं है। समझ में ना? वही अंतर होता है। जैसे देखिए, उत्तल लेंस में हम आपको क्या बताए थे? उत्तल लेंस का जो चित्र बनता है बाबू ऐसे बनता है, और अवतल लेंस का जो चित्र बनता है वो ऐसे बनता है। यानी कि पहला तो यही हो जाएगा कि उत्तल लेंस में बीच का भाग चौड़ा और शीर्ष का भाग पतला होता है। तो पहला अंतर यही लिख देंगे कि उत्तल लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला होता है। और इसमें क्या लिखा जाएगा? बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग चौड़ा होता है। तो लिखेंगे वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग चौड़ा यानी मोटा हो, उसको अवतल लेंस कहते हैं। एक अंतर तो यही समझ में आ गया आप लोगों को। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया। बोलिए, सारे बच्चों को पहला तो समझ में आ गया ना? सारे बच्चों को पहला तो समझ में आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं जरा। अभी आपको हम बताए थे कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो दूसरा अंतर यही हो जाएगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो 2 अंतर हो गया। अब तीसरा अंतर, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है बाबू? ऋणात्मक होता है। आवर्धन हम आपको आगे पढ़ाएंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कल आपको हम बताए थे ना कि उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं और अवतल को अपसारी क्यों कहा जाता है। ये कल आपको हम बताए थे, अगर आपको याद हो तो। बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलिए। यस सर, बताए थे ना? कल हम बाबू आपको ये चीज बताए थे। और अच्छा, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है अब आपको हम समझाएंगे। अब बताइए, लास्ट में क्या आ गया? काल्पनिक प्रतिबिंब, और एक तरफ बन रहा है काल्पनिक और वास्तविक दोनों। तो अब हमको यह जानना होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब तो हम लोग को सबसे पहले यही ना जानना होगा जी। बताइए, अब हम लोग को जानना होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है हम आपको बताते हैं। अगर मान लिया जाए कोई लेंस हमारे सामने रख दिया जाए, ठीक है ना? कोई लेंस हमारे सामने रख दिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि चश्मा हम पहने हुए हैं। कोई चश्मा देखिएगा ना, चश्मा कोई क्या होता है कि किसी वस्तु को दूर करके दिखाता है, किसी वस्तु को नजदीक करके दिखाता है। चश्मा लोग क्यों पहनता है? यही चलते न पहनता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई बूढ़ा आदमी है, सोचिएगा जरा ध्यान से, कोई बूढ़ा आदमी है, उसको बेचारा को दूर वाला नहीं दिखाई देता है, तो वो ऐसा चश्मा पहनता है ताकि दूर वाला एकदम लगता है कि एकदम नजदीके में आयल है। समझ गए ना? और उसको वो चीज दिखाई दे देता है। तो चश्मा जो होता है या फिर जो लेंस होता है, उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि कौन सा वस्तु को लेंस के सामने कहां पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु को लेंस के सामने कहां पर रखेंगे ताकि उसका प्रतिबिंब कहां पर बने। ठीक है ना? तो ये सब चीज प्यारे बच्चे अब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताइए।
अरे हम इसे इशारा कर दिए तब तो आप समझिए ना गए कि दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बाबू? एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। समझ गए कि नहीं? तो अब हम लोगों को यही समझना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही उठ जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? पहला सवाल तो यही होता है ना कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सवाल यही है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे जो बताइए आप, हम क्या लिखेंगे बाबू जो बताइए। जैसे मान लिया जाए ये कोई उत्तल लेंस है, ठीक है ना, ये इसका प्रधान अक्ष है, इधर से कोई किरण आया यहां पर, इधर से कोई किरण आया यहां फोकस पर गया, तो प्रतिबिंब तो प्यारे बच्चे फोकस पर बना। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। यहां पर बन गया प्रतिबिंब, ठीक है, यहां पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे जो बताइए। परिभाषा तो आप देख करके बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, कहीं से ये प्रकाश का किरण आ रहा है ना, ये प्रकाश का किरण कहीं से भी आ रहा होगा, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यही लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, अब आगे आपको समझना है, ठीक है ना, अब आगे आपको समझना है। ये तो हम उत्तल लेंस में बना दिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चे यहां पर एक हम अवतल लेंस ले लिए, यहां पर इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, लीजिए भाई साहब ऐसे हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर आया ऐसे चला गया, इसके समानांतर आया ऐसे चला गया, डॉट 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 से इसको यहां पर मिलाएंगे और ये वाला हिस्सा फोकस हुआ। तो इसमें प्रतिबिंब बन रहा है और इसमें चूंकि डॉट डॉट से पीछे मिलाए हैं तो इसमें प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें सचमुच में प्रतिबिंब बन रहा है और इसमें प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, बस प्रतीत हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें प्रतिबिंब बन नहीं रहा है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई? ये तो चल गया आगे ना, प्रकाश मुड़ के चल गया जी, ये भी आगे चल गया, लेकिन डॉट डॉट से पीछे मिलाए हैं ताकि ऐसा लग रहा है कि प्रतिबिंब यहां पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ये एकदम रियल है प्यारे बच्चों, यानी कि वास्तविक है, और इसमें क्या है? काल्पनिक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रतिबिंब तो बन रहा है दोनों में, तो एक में बन रहा है और एक में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। समझ में आया ना? एक में सचमुच में बन रहा है और एक में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। सुनिएगा ध्यान से, सुनने से जितना याद हो जाएगा ना, लिखने से नहीं याद होगा। सुनिए जरा ध्यान से। किसी बिंदु स्रोत से, ये मान लिया जाए कि कहीं से प्रकाश आ रहा है, ये मान लेते हैं कि यहां पर कोई टॉर्च है, ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि कोई टॉर्च है, ठीक है ना, यहां पर कोई टॉर्च है, यहां पर टॉर्च जलाया गया, तो किसी मान लीजिए कि टॉर्च से प्रकाश गया, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, किसके बाद? अपवर्तन के बाद, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जरा देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे। अगर आ जाए परिभाषा प्रतिबिंब का लिखने का, तो हम लोग लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत में टॉर्च हो गया, कुछ भी हो सकता है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, क्या लिखेंगे? अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को
काटती है, देख रहे हैं ना, यहां से प्रकाश गया और यहां पर जाकर के प्रधान अक्ष पर काट दिया। समझ में आया? यहां पर गया और जाकर के प्रधान अक्ष पर काट दिया। तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, या जिस बिंदु से, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। बताइए, कहीं कोई दिक्कत है? सारे बच्चों को समझ में आ गया ना कि कहीं कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया बाबू? जल्दी से बताइए आप लोग। समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया बाबू? जल्दी से बोलिए। यस सर। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? अब आप लोग बताइए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, समझे? और दूसरा होता है प्यारे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना? अगर सचमुच में काट रहा है तब उसको कहेंगे वास्तविक, और अगर मिलता हुआ प्रतीत सिर्फ हो रहा है, अगर देखिए सचमुच में काटेगा तो उसको क्या कहेंगे? वास्तविक कहेंगे। लेकिन अगर काटता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी से। समझ में आ गया? समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताइए। सभी बच्चों को समझ में आ गया बाबू? जल्दी से बताओ हाँ या ना। हम्म सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। अब अगर परीक्षा में आ जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलिए। डाउट काउंटर कब आएगा बाबू? बिल्कुल आज तो आने वाला था, आज तो आने वाला था। रुकिए, डेवलपर से भी जस्ट आपके सामने बात करते हैं कि कब आएगा, ठीक है ना? डेवलपर से आपके सामने बात कर लेते हैं कब आएगा। हेलो, हम क्लास में हैं अभी और बच्चा सब बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई डाउट काउंटर सर कब आएगा? आप 5 दिन पहले बोल दिए हैं। और बच्चे को हम रोज कल 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 करके हम टाल रहे हैं।
तो उसको डाल दीजिए जल्दी से ना, उसमें काम क्या बचा है अब, क्या करना है। ओके ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए कल तक बच्चों को मिल जाए। ठीक, चलिए कल तक आप लोग को बोला गया है कि कल तक मिल जाएगा सर, कंफर्म, ठीक है ना। कल तक कंफर्म बोला गया है प्यारे बच्चों कि कल सर एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। कल तक आप लोगों को एकदम कंफर्म हो जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। हाँ, कल फिर हम वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि कैसे कब क्या होगा। तो देखिए दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, दो प्रकार के, समझ में आया कि नहीं आया। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। अच्छा दूसरी बात, एक बात और, हाँ देखिए हम बताना ही भूल गए थे आप लोगों को, आप लोगों को हम बताना ही भूल गए थे। बता ही देते हैं, जब लाइव क्लास चल ही रहा है तो हम बीच में बता देते हैं। जो बच्चे अब लैपटॉप में देखना चाहते हैं ना, उनके लिए भी हम सुविधा करवा रहे हैं। क्या सुविधा करवा रहे हैं जरा देखिए ध्यान से। जो बच्चे लैपटॉप में अब अगर मान लिया जाए कि क्लास को देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सुविधा यह है कि आप सीधे लैपटॉप में तो गूगल होता ही है, गूगल तो होता है ना, सीधे गूगल में जाकर के टारगेट बोर्ड सर्च करिए। अब जैसे ही गूगल में जाकर के टारगेट बोर्ड सर्च करेंगे, सबसे ऊपर में ही प्यारे बच्चे यहां पर एक वेबसाइट खुलेगा, targetboard.co। समझ में आ रहा है, यहां पर देख रहे हैं वेबसाइट खुला, इस वेबसाइट पे हमको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ना वो यहां पर खुल करके आ जाएगा। समझ में आया, एप्लीकेशन जो है वो यहां पर खुल करके आ जाएगा। देखिए साफ लिखा है, ज्वाइन 9 to 12 ऑनलाइन कोचिंग, व्यू ऑल कोर्सेस। देखिए टोटल कोर्स आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। अब तो जो बच्चे लैपटॉप वाले हैं ना, उनके लिए भी एकदम स्पेशल चीज है। यहां पर आपको क्या होगा, टोटल चीज आपको दिखाई पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, सब कुछ प्यारे बच्चे आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। अच्छा अब आपको क्या करना है, अपने आईडी पासवर्ड से यहां लॉगिन करना है। तो आपका अगर लॉगिन करना है तो यहां पर आईडी अपना पहले मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर प्यारे बच्चे डाल करके क्या करिएगा जी, मोबाइल नंबर डाल करके नेक्स्ट करिएगा। पासवर्ड आपसे पूछेगा, पासवर्ड भी आपको डाल देना है, ठीक है ना। पासवर्ड डाल करके आप जैसे ही लॉगिन करिएगा, पासवर्ड डाल करके जैसे ही लॉगिन करिएगा आपका एकदम सेव हो गया, ठीक है ना। अब नीचे आ करके आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए टॉपर बैच में, तो हम टॉपर बैच में चल गए। अब देखिए टॉपर बैच में गए तो टोटल प्लेलिस्ट खुल गया। अभी हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, देखिए फिजिक्स वाले में हम गए, ठीक है, फिजिक्स वाले में गए तो हम अभी दूसरा चैप्टर हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन में गए। देखिए यहां पर वीडियो हो गया, यहां पर पीडीएफ हो गया, टेस्ट हो गया, लाइव क्लासेस हो गया, सब कुछ प्यारे बच्चे आपको यहां पर दिखेगा। लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन, तो यहां पर मान लिया जाए कि पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब प्रकार के वीडियो। अगर हमको ये वीडियो देखना है तो हम वाच वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहां पर एप्लीकेशन वाला वीडियो यहां पर हमको दिखा देगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए एप्लीकेशन वाला वीडियो जो कल आपको हम क्लास लिए थे ना, वो देखिए यहां पर दिखा दिया ना, जो कल हम क्लास लिए थे वो देखिए यहां पर दिखा दिया। तो अब जो लैपटॉप वाले बच्चे हैं वो लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पहले कहते थे कि गुरुजी लैपटॉप पर कैसे देखेंगे, हम लैपटॉप पे क्लास करना चाहते हैं। तो लैपटॉप वाले बच्चे गूगल पे जाकर के आराम से देख सकते हैं, भाई कोई दिक्कत ही ना है आप लोगों को अब, ठीक है ना। अगर हमको ये वाला क्लास करना है, ठीक है, तो हम बैच नाउ पे क्लिक करेंगे, ये वाला क्लास हमारे सामने खुल करके आ जाएगा, क्लास तुरंत चलना भी शुरू हो जाएगा। देख लीजिए कोई भी क्लास आपको, अच्छा आपको पीडीएफ देखना है, चलिए हम आपको पीडीएफ दिखाते हैं, ठीक है ना, आपको हम प्यारे बच्चों पीडीएफ दिखाते हैं। ओके चलिए टॉपर बैच का हम पीडीएफ दिखा देते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको इतिहास के पहला चैप्टर का पीडीएफ देखना है, चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद, पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये है प्यारे बच्चों आपका पीडीएफ। व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए पीडीएफ आपके सामने खुल करके आ गया है। ओहो क्या बात है, समझ गए ना। ये तो आपका ये, अच्छा ये तो पैनल पीडीएफ खुल गया, ये तो पैनल पीडीएफ खुल गया भाई। अच्छा ये वाला पीडीएफ आपका मेन पीडीएफ है जो आपको हम प्रिंट करवाने के लिए देते हैं, समझ गए ना। देख लीजिए ये आपका पीडीएफ, तो अब लैपटॉप में आपका पीडीएफ भी खुल जाएगा, देख रहे हैं लैपटॉप में अब आपका बाबू पीडीएफ भी खुल जाएगा, आराम से आप लोग देख सकते हैं। तो एक एक चीज अब आप लोग के लिए हम करवा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। एक एक चीज आप लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि जो बच्चे अब लैपटॉप से देखना चाहें वो बच्चे लैपटॉप से भी देख सकते हैं। तो और क्या चाहिए बताइए, इतना बढ़िया तो फीचर्स आपके लिए हम दिलवा रहे हैं, तो और क्या ही चाहिए बाबू आप लोगों के लिए, कुछ और चाहिए तो बोलिए।
समझ में आ गया ना? तो अब तो हमें लगता है कि आप लोग एकदम संतुष्ट हैं। जो बच्चे लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं लैपटॉप में भी पढ़िए, बाकी मोबाइल में अगर पढ़ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही ना है, मोबाइल में आराम से पढ़िए, ठीक है। लेकिन अब एप्लीकेशन आपका लैपटॉप में भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बता रहे थे प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। हम बोल रहे थे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बोलिए जल्दी से। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम क्या बोले थे आपको, यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या बोले थे कि एक दूसरे को काटते हैं जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो अगर सचमुच में आए तो उसको वास्तविक, और आती हुई प्रतीत होती है तो उसको काल्पनिक कहेंगे। तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, एकदम थोड़ा सा का अंतर है, ठीक है ना। अगर हमसे पूछ देगा परीक्षा में, अगर बाबू परीक्षा में हमसे पूछ दिया कि प्रतिबिंब के बारे में बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, वास्तविक प्रतिबिंब आएगा, अगर आएगा तो उसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, समझ में आया कि नहीं आया, जिस बिंदु पर वास्तव में मिले, ठीक है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे, उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों रियल इमेज। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, रियल इमेज, याद रहेगा, बोलिए जल्दी से। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, रियल इमेज। तो याद रखिएगा रियल इमेज, ठीक है ना, कहते हैं। सारे बच्चे समझ गए, ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। कुछ नहीं करेंगे बाबू, हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो है ना, यहां पर हम क्या करते हैं कि अब करते हैं काल्पनिक, इसको वास्तविक को मिटा करके हम कर देते हैं यहां पर काल्पनिक, काल्पनिक। अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, कुछ नहीं करेंगे, बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, बस यहां पर करेंगे बिंदु पर, बस इतना सा मिटा देंगे। क्या लिखेंगे, बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, बस उसके बाद सब वही रह जाएगा और काल्पनिक प्रतिबिंब भी हो गया। समझ गए, सारे बच्चे को समझ में आया बाबू, सारे बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। सोमवार से विद्यालय का समय 9 से 4 हो रहा है, सोमवार से विद्यालय का समय 9 से 4 हो रहा है, कोई बात ना, देखते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लेते हैं हम। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बताइए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में कोई अंतर है बाबू, जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलिए। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा, हमेशा उल्टा होगा। नाम है वास्तविक लेकिन ये उल्टा होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है ना, हमेशा उल्टा होता है।
ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बनता है बाबू, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। बताइए कोई दिक्कत है तो अब कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, और अगर दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार सारे बच्चे लिख करके भेज दीजिए कि नो प्रॉब्लम। अगर दिक्कत नहीं है तो सारे बच्चे नो प्रॉब्लम लिख करके भेज दीजिए जल्दी से बाबू। अरे वाह क्या बात है यार, एक बच्चे बड़ा बेजोड़ लाइन बोले, गुरुजी हम आपको पिता के समान मानते हैं। बड़े भाई मानिए, बड़ा भाई पिता के समान होता है, बिल्कुल। और उसी प्रकार से प्यारे बच्चे हम आपको पढ़ाते भी हैं, उसी प्रकार से आपका हम ख्याल भी रखते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो अब बताइए, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चे तो आप हमें बता सकते हैं, तो बताइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं, कहीं कोई आप लोग को दिक्कत हो रहा हो तो तुरंत बताइए। और अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, हमें लगता है कि 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। 2 से 3 क्लास में आपका ये चैप्टर अब हम समाप्त कर देंगे, 2 से 3 क्लास में मैक्सिमम है, ठीक है ना। अच्छा तो अब देखिए, इसके आगे पढ़ना है प्यारे बच्चों, इसके आगे एक चैप्टर टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक है हमारा, ध्यान रखिएगा कि लेंसों में किरण आरेख, लेंसों में किरण आरेख, ये टॉपिक हमें अब पढ़ना है। हमें लग रहा है ना कि इस टॉपिक को हम एक स्पेशल सेपरेट क्लास में लेकर के आपको पढ़ावें, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है कि आज हम इस क्लास को यही पढ़ने दें और एक सेपरेट क्लास में हम आपको किरण आरेख समझावें, क्योंकि किरण आरेख बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हार्ड है, लेकिन हम इसको आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे ना कि आंख मूंद करके भी आप किरण आरेख खींच दीजिएगा, ठीक है। तो इतना आसान हम आपको किरण आरेख बता देंगे और समझा भी देंगे। तो एक बार ना आप लोगों को किरण आरेख हम चाहते हैं कि अगली क्लास में एकदम शानदार तरीके से बताएं। क्या कहते हैं आप लोग, बोलिए। हमको लग रहा है अगली क्लास में बताएं। आज हम आपको प्रतिबिंब के बारे में बताए, उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर बता दिए, लेंस होने का शर्त बता दिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब प्यारे बच्चे जो टॉपिक बच गया है वो हम अगली क्लास में देख लें, ऐसा हमें लगता है। तो बताइए क्या कहते हैं आप लोग, यस ना, ओके ना, नो प्रॉब्लम ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, जैसा हमें उम्मीद था वैसा आपका कमेंट आया। हमें लग रहा है कि इसको एकदम अगली क्लास में और 1-1.25 घंटे में इतना बेहतर तरीका से हम आपको किरण आरेख बता देंगे कि आप भी एकदम गदगद हो जाइएगा, मन खुश हो जाएगा आपका भी, समझ गए ना, मन खुश हो जाएगा प्यारे बच्चे। 14 लाख होने में कितना बाकी है भाई, आप लोग करते ही नहीं हो, बाकी तो रहेगा ही ना। देखिए कितना बाकी है जो बता देते हैं, 97,367, यानी कि लगभग अभी 2700 बाकी है, 2600 बाकी है। सोच लीजिए, लगभग अभी बाबू 2600 बाकी है। तो सोचिए 2600 कितना जल्दी करना है। अभी यहाँ पर 2700 बच्चे, 1700-1800 बच्चे हैं, तो अगर आप लोग थोड़ा जल्दी ध्यान दे दें तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों कि आज आप लोग कम से कम 58 इसको पूरा कर देंगे ना। आज एकदम कम से कम 58 पूरा करना है, समझ में आया कि नहीं आया, कितना बाबू, 58 कम से कम आज पूरा आप लोगों को कर देना है। हाँ आज कम से कम 58 आप लोग पूरा कर दीजिए, ठीक है। बाकी हम देख लेंगे अगली क्लास में, उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सेलिब्रेशन कल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेलिब्रेशन कल होना चाहिए कि परसों संडे को होना चाहिए। अगर बोलेंगे परसों तो परसों ही होगा, संडे को ही होगा, तो कब होना चाहिए जल्दी से बताइए। कल क्लास ले लें, परसों देखते हैं। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करिए, आराम से प्यारे बच्चे हम लोग उसे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आज की शानदार क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।
और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। बाकी अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं और किरण आरेख को एकदम रगड़ देंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में किरण आरेख मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।